मान्यवर, ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई। दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा, और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। मान्यवर, मैं थोड़ा एनआईए की जांच के बारे में भी बताना चाहूंगा। मान्यवर, जिस दिन लश्कर-ए-तोयबा ने और इसके आउटफिट टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि एनआईए आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। मान्यवर, हमने तुरंत ही इसकी जांच एनआईए को दे दी। हमने पूरी व्यवस्था की। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि लोग देश छोड़कर भाग न जाए। और मान्यवर, इसकी जांच की शुरुआत हुई। एक थकाने वाली बहुत लंबी जांच हुई है। जांच के दौरान मृतक के परिजन जो साथ में थे, उनको सभी को चर्चा किए गया। पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया। और बाद में इसके आधार पर स्केच बनाया गया और ढूंढते 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी। उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो हमारी कस्टडी में है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी बेसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी। जो 2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए। मान्यवर, उस वक्त हमने जिन खोखों को रिकवर किया था, इसको हमने चंडीगढ़ FSL में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और जब चंडीगढ़ FSL में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वही राइफल से एप्को आतंकी हमला हुआ था, वो भी निश्चित हुआ। तो आज इसके साथ साथ दूसरे एप्को आतंकी हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों का भी इसके साथ ही समाप्ति हुई है, उनको मार दिया गया है। मान्यवर, और इसके बाद में स्केच बनाया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की माता जो थी, इन्होंने ये तीनों आतंकियों के मृतदेहों को पहचान लिया है। दोनों आतंकवादी घटना में साथ लेने वाले उनके साथियों ने भी पहचान लिया है और अब उसकी FSL की पुष्टि भी आज सुबह 4 बजे हो गई थी। अब मैं जांच का पूरा ब्यौरा बताना चाहता हूं। मान्यवर, ये हमले में
3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। हमले में 2 AK-47 और 1 M9 कार्बाइन का प्रयोग किया गया था और अब जो पकड़े गए हैं इसके सुलेमान के कारण एप्को का मामला भी आज रिजॉल्व हो रहा है और आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 स्थानीय लोगों को भी इस केस में पकड़ लिया गया है। अब मान्यवर कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा, जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया, जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब, किसको बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा। वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो ना तुम। मान्यवर हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है, और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता, टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, शक सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। मान्यवर मान्यवर अब मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों घटनाक्रम के लिए मान्यवर ये अभी से थक जाते हैं। प्लीज बैठिए।
मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखे भैया, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। मान्यवर, मैं पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। कल ढेर सारे सवाल उठाए। वैसे तो मुझे लगता था कि कल रक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद शायद कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में भाषण देना शुरू करेगी और अगर थोड़ी बहुत जनता की इच्छा की परख होती तो वो ही करते, मगर नहीं करा, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने बहुत बारीकी से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इसकी जरूरियात, इसकी प्रासंगिकता और इसके परिणाम, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता के सामने रखा जाए। मगर फिर भी उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। अब सवाल किए हैं तो मुझे जवाब देना भी पड़ेगा, उनको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, मैं पूरा घटनाक्रम बताना चाहता हूं। मान्यवर, 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 26 लोग मारे गए, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक। हमने उसी वक्त मैं श्रीनगर जाने के लिए निकल गया। रात को ही सुरक्षा बलों की मीटिंग कर ये भाग न पाए, इसकी व्यवस्था की। माननीय मोदी जी ने 23 और 30 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग चेयर की। ये कह रहे हैं, मैं आज बताना चाहता हूं कि सीसीएस की 23 अप्रैल की मीटिंग में क्या हुआ। सबसे पहला कांग्रेस पार्टी का ब्लंडर था सिंधु जल संधि, इसको स्थगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने अटारी के माध्यम से एकीकृत जांच चौकी जो चलती थी उसको बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा को सस्पेंड कर सभी को वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। पाकिस्तान स्थित उच्चायोग ने रक्षा, सैन्य, नौसेना के सलाहकारों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया, संख्या को 55 से घटाकर 30 किया और सीसीएस ने ये संकल्प लिया कि जहां पर भी ये आतंकवादी छुपे हैं उनको और उनकी ट्रेनिंग करने वाले अड्डों को सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ उचित जवाब देगी। मान्यवर, जिस तारीख को ये हुआ उसी दिन ये निर्णय हो चुका। मान्यवर, इसके बाद में कल गोगाई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार। मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। मगर इन्होंने एक बात कही, उस पर मेरी आपत्ति है। मान्यवर, उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। मान्यवर, मैं आज आपकी परमिशन से मोदी जी के बिहार भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। कोट अनकोट है। 22 अप्रैल को पहलगाम का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है।
आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकियों और इसके हमले की साजिश रखने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा दी जाए। मान्यवर, महत्वपूर्ण है आतंकियों और इसकी साजिश रचने वाले दोनों को, आतंकियों की बची खुची जमीन भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हरेक आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा नहीं तोड़ पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अनकोट। अब इसमें किसी को चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। ये चुनावी भाषण नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिघोष है जो मोदी जी ने वहां दिया। इनको चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है। जैसे चश्मे होते हैं ऐसी ही दृष्टि होती है। मान्यवर, इसके बाद 30 अप्रैल को मान्यवर 30 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई, पहले 23 को हुई थी। उसमें सशस्त्र बलों को पूर्ण ऑपरेशन की फ्रीडम दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीसीएस की उपस्थिति में रक्षा मंत्री, एनएसए और सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठकर पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम किया और इसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को रात को 1:04 से 4 मिनट से 1:24 तक चला। उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और पूरी दुनिया ने इसके दृश्य देखे। साहब, इससे बड़ा संयमित हमला नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही, निर्दोष मर रहे हैं। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया, परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे गए। स्थान थे मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, महमूना जाया कैंप सियालकोट, अरे नाम सुनो काम में आएंगे, सरजाल कैंप सियालकोट, and turned it upside down. Right? So today, no, one second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. Right? This government is clueless about what political will means. This government is clueless about what it means to let the Army, Air Force, Navy fight. That's the reality of the situation. Now, I said in this house, standing right here, about 3-4 months back, and they laughed at me. They laughed at me. I said that please understand that India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Okay? Now let me tell you what that means. Well, let me tell you what that means. It means
सर, अगर आप समझना चाहते हैं मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद, Please, समझा दूंगा सर, please, आप समझा दूंगा तो बैठ जाएंगे सर, डोंट वरी, आई एम रेडी टू डू इट. What happened actually, the truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed, and the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says, yesterday in his speech, he says, the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front, and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. So he does not even understand the basics of warfare. He's talking about two-front. That ship has sailed long ago. Speaker, sir, how did this integration between Pakistan and China take place? I want to make it clear. There is a center called CENTIAC, Center for AI and Computing, that was built in Pakistan with Chinese help. That was built in Pakistan with Chinese help. And the aim of the center is to integrate the Pakistani Air Force with the Chinese Air Force and make and transform the Pakistani Air Force into a network-centric Air Force. Speaker, sir, as I speak, and since 2021, Pakistani officers, strategic officers have been embedded in the PLA's Western and Northern Theatre Commands. They're sitting there, coordinating. So it is important to understand that you did not have political will, that you did not give freedom of maneuver, but there is another problem. And the problem is that we are now facing not just China, not just Pakistan, but China and Pakistan fused as one militarily. Speaker, sir, it is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect his image. It is dangerous for the country. The forces should only be used in national interest. The forces should be used with freedom. If you want them to be used, you want
to unleash a tiger, free him. Do not tie his hands behind his back. Do not go to the Pakistanis and say, listen, don't escalate. Then go all the way. Then fight properly and defeat them once and for all. Don't have President Trump tell you that I have stopped the war 29 times. Have the courage to tell him, no, to hell with you. You can't stop any war. We're going to fight. Speaker, sir, there is also I don't mean to keep mentioning External Affairs Minister, but it comes up because he's central to this discussion. I want to finish by telling you about something he said that shows the complete bankruptcy of the foreign policy of this government. Please remember that not a single neighboring country, not a single country condemned Pakistan. Not one. They condemned terrorism, they didn't condemn Pakistan. This is something that he didn't say. Now listen to what he has to say. And this shows you the mindset of these people. This explains why in his entire discussion yesterday of 1 hour, the defense minister did not say the word China. This explains it. And let me read the quote from the External Affairs Minister. Look, China, are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, am I going to pick a fight with the bigger economy? It is not a question of being reactionary. It is a question of common sense. Meaning he is scared. And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a Prime Minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a Prime Minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a Prime Minister who completely frees the army, frees the Air Force, frees the Navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. Thank you, Speaker, sir. I'd like to end by saying this entire discussion is about the people who died in Pahalgam. It is a tragedy, and it was very disturbing to me, again yesterday, where they were talking about everything. They were talking about Pakistan, they were talking about everything, but they did not mention the people who died in Pahalgam. So let me finish. Finishing. Otherwise, you are not allowing, sir, LOP. Only this time, only allowing. Other time, mic is not allowed. Sir, do not allow India to be reduced to a battlefield where large powers are fighting. We have to navigate. We have to protect our interest. Second, to the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir.